उत्प्रेरण किसको बोलेंगे बताना है ना। देखिए इसको समझने के लिए पहले हम लोग उत्प्रेरक को समझ लेते हैं ना। उत्प्रेरक को बताने वाला साइंटिस्ट का नाम आपको लोगों को पता है, नहीं पता है तो इसको देख लेना। जे बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका बारे में बताया था। कब बताया था? 1835 ईस्वी में। कौन बताया था बताना है। उत्प्रेरक के बारे में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? तो नाम याद रखना है, जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस। हाँ, एडजॉर्प्शंस और एब्जॉर्प्शन में अंतर भी होता है ना सर? हाँ वो बता दिया गया है। जो रेट को बढ़ा दे, वेरी गुड, जो रेट को बढ़ा दे, बहुत अच्छा। तो उत्प्रेरक उस तरह का रासायनिक पदार्थ होता है जो हम लोग बोलते हैं क्या है, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दर को, दर बोलो या वेग बोलो है ना, दर या वेग को प्रभावित करने वाला है ना, क्योंकि ये केवल बढ़ाता नहीं है, कहीं कहीं पे घटाता भी है, ये चीज भी याद रखना है। प्रभावित करने वाला पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। ये समझ में आ गया? उत्प्रेरक किसको बोलेंगे? तो वो रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग को प्रभावित करता है ना। रेट को कभी बढ़ाता भी है, रेट कभी कहीं घटाता भी है। और जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में है ना रेट घट जाए और बढ़ जाए तो इस फेनोमेनन को, इस परिघटना को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्प्रेरण बोलते हैं। इतना तो समझ में आया? इस परिघटना को या इस फेनोमेनन को उत्प्रेरण बोलते हैं। ये सबको समझ में आया? हाँ, जो रेट को बढ़ा दे, ठीक है, जो बढ़ा देगा या घटा देगा, आपको दोनों चीज याद रखना है ना। नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, दोनों तरह का होता है। अच्छा, ये घटाता कैसे ये बताना है हमको, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ा या घटा देता है, इस चीज के बारे में बताना है हमको, बताना है जल्दी से। कैसे बढ़ाता है घटाता है बताना है। तो इसमें एक चीज बताए थे हम, याद है? इसमें एक टॉपिक बताया गया था रासायनिक बलगतिकी में, ये सक्रियन ऊर्जा के कहानी का है ना, याद है कि भूल गए? इस तरह से बताया गया था, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है। ये जो बताया गया था कि अतिरिक्त ऊर्जा जो रहती है, जो अतिरिक्त ऊर्जा लगती है किसी भी, एक मिनट फोन आ रहा है, जो अतिरिक्त ऊर्जा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए होता है किसके लिए? इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को बनाने के लिए। बताए थे, इस चीज को याद होगा। रासायनिक बलगतिकी में अगर आप लोग पढ़े हैं, वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद होगा। कमेंट बॉक्स में बताना है ना, ये चीज याद है कि नहीं है? सक्रियन ऊर्जा, इसका क्या बोलते हैं हम लोग? सक्रियन ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सक्रियन ऊर्जा। उत्प्रेरक का और एक रोल होता है, आपको याद रखना है कि उत्प्रेरक क्या करता है, एक छोटी सी मात्रा, उत्प्रेरक की छोटी सी मात्रा एक बहुत बड़े अभिकारक के अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर सकता है। क्या बोले हम कि अगर उत्प्रेरक बहुत कम क्वांटिटी में मिलेंगे, हम लोग बहुत कम क्वांटिटी, बहुत माइनर क्वांटिटी में मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, एक बहुत बड़े क्वांटिटी है ना अभिकारक के क्वांटिटी को उत्पाद में बदलने की ताकत रखता है। जैसे इसका उदाहरण दें हम लोग है ना, जैसे मान लो इसका नाम बताना है, क्या लिख रहे हैं हम? 2 मोल, इसका नाम क्या है? यहाँ पे उत्प्रेरक कौन है? पीडी। पीडी का नाम पैलेडियम है ना। ये क्या करता है, तो इसको ये कन्वर्ट करता है H2O प्लस O2 में। हम बोले कि इसका नाम क्या है? इसका नाम सबको पता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1 ग्राम जो पैलेडियम होता है वो 10 के पावर 8 लीटर H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। इस चीज को याद रखना है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? 1 ग्राम अगर पैलेडियम लेते हैं, 1 ग्राम पैलेडियम, तो ये 10 के पावर 8 लीटर H2O2 को मतलब चेंज कर देता है। किस फॉर्म में चेंज करता है? वाटर और ऑक्सीजन में।
और उत्प्रेरक का सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में केवल क्या होता है, जिस तरह से रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या करेंगे, फिर से उसको हम लोग उसी अवस्था में उसी मतलब उतना ही वेट का, मतलब उसमें कोई कंज्यूमशन नहीं होता है, उसका कुछ खपत नहीं होता है। सबसे बड़ा चीज़ यही है, मतलब 1 ग्राम अगर हम लोग लिए हैं तो ये 1 ग्राम को फाइनली उत्पाद बनने के बाद ही मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बर्थडे मना रही होगी, कौन बर्थडे मना रही है? सीखा? मुस्कान, मुस्कान तो है। अच्छा, आज कोमल का बर्थडे है, ठीक है, मेरे तरफ से बोल देना हैप्पी बर्थडे कोमल को। केक लेके आएगी संडे को, है ना? केक लेके आना है। सब फालतू में मैसेज ना करें। वेरी गुड, आयुष अच्छा बात बोल रहा है। ये बात सबको समझ में आया कि एक छोटी सी मात्रा उत्प्रेरक का एक बहुत बड़ा चेंज लाके रख सकता है ना? तो ये चीज़ पहले याद रखना है। इसके बाद जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, उत्प्रेरक या उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में पढ़ना है। उत्प्रेरण के प्रकार, तो उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना? उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे इसको भी अगर हम बोलेंगे तो 2 भागों में बांट सकते हो तुम। उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में, है ना? एक बांटेंगे किस बेसिस पे? तो एक बांटेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, फिजिकल स्टेट के आधार पे। तो इसमें ये 2 तरीके का होगा। भौतिक अवस्था के आधार पे कितने तरह का? 2 तरीके का। कौन कौन सा होगा? तो पहला याद रखना है, कौन सा? समांगी। कौन सा उत्प्रेरण? समांगी, समांगी उत्प्रेरण। और दूसरा किसको बोलेंगे? दूसरा बोलेंगे विसमांगी उत्प्रेरण। इतना दूर समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनस कैटेलाइसिस, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस कैटेलाइसिस, है ना? कैटेलाइसिस कितने तरह का? तो अगर हम लोग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे बात करेंगे तो 2 तरह का। आपको याद रखना कौन कौन सा? समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। और ये एग्जाम में पूछता है कि समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण में क्या अंतर होता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना दूर समझ में आया? उत्प्रेरण कितने प्रकार के? तो भौतिक अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक समांगी, दूसरा बोलेंगे विसमांगी, ठीक? और अगर हम लोग बात करें क्रियाविधि के आधार पे, मैकेनिज्म के आधार पे, मैकेनिज्म के आधार पे यानी क्रियाविधि के आधार पे, तो क्रियाविधि के आधार पे आप अगर बोलोगे तो ये कितने तरीके के होते हैं? 4 तरह का। कितने तरह का? 4 तरह का। एक को बोलते हैं हम लोग धनात्मक, है ना, धनात्मक यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक को बोलेंगे ऋणात्मक, एक को बोलेंगे स्व उत्प्रेरण, है ना, स्व उत्प्रेरण। और एक को बोलेंगे हम लोग प्रेरित उत्प्रेरण। चलो फिर से हमको बताना है, जो अभी तक हम लोग पढ़ लिए है ना, उसमें बताना है कि कैटेलाइसिस का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, किसको ध्यान में है कैटेलाइसिस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था और कब किया था। अभी 5-10 मिनट पहले मैंने बताया है ना। जल्दी से बताओ कैटेलाइसिस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कमेंट बॉक्स में बताना है। और भौतिक अवस्था के आधार पे उत्प्रेरण कितने तरह का? तो 2 तरह का। एक को बोलेंगे समांगी, दूसरे को बोलेंगे विसमांगी। अब समांगी उत्प्रेरण किसको बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण किसको बोलेंगे? किसी का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा है, जल्दी से बताना है। वीडियो को पीछे नहीं लेके जाना है ना चोरी नहीं करना है, जल्दी से। समांगी उत्प्रेरण किसको बोलेंगे? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समांगी में आते हैं ना। कौन सा उत्प्रेरण? समांगी। समांगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं होमोजीनस। क्या बोलते हैं? होमोजीनस कैटेलाइसिस। कौन सा कैटेलाइसिस? तो होमोजीनस कैटेलाइसिस। अगर मान लीजिए आपका इसका परिभाषा पूछेगा कि समांगी उत्प्रेरण किसको बोलेंगे, है ना, जे बर्जेलियस, वेरी गुड। अनन्या बोली, ठीक है, 1835 है, वेरी गुड, है ना, अनन्या ना, अनन्या, हाँ। जॉन्स जेकब बर्जेलियस, वेरी गुड।
और उस कब किया उसको भी याद कर लेना, 1835 में, है ना। समांगी उत्प्रेरण किसको बोलेंगे, इस चीज को भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। समांगी उत्प्रेरण किसको बोलेंगे। अच्छा, बताना है उत्प्रेरण को कितने भाग में बांटे हम लोग, कितने तरह से बांटे थे अभी तक, इससे जस्ट इसके पीछे वाला स्लाइड में था, कितने तरीके से बांटे थे, 2 तरीके से। पहला तरीका कौन सा था, तो फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे। कितने तरह का, 2 तरह का, कौन कौन सा, तो पहला तो यहाँ दिख रहा है, कौन सा, समांगी उत्प्रेरण, है ना। और दूसरा कौन सा होगा, विसमांगी। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे समांगी उत्प्रेरण किसको बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिकारक, ध्यान से सुनना है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक, क्या बोले हैं, अभिकारक और उत्प्रेरक, मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, अभिकारक और उत्प्रेरक जब समान प्रावस्था में रहता है, प्रावस्था कहने का मतलब फिजिकल स्टेट, समान फिजिकल स्टेट, मतलब अगर कैटलिस्ट सॉलिड में है तो रिएक्टेंट भी सॉलिड में होगा, है ना, फिजिकल स्टेट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना तो समझ में आया। तनु नहीं है, तनु आज, तनु कहाँ गई है, अच्छा बोली थी गुड इवनिंग। तनु को समझ में आ रहा है, अनन्या, हाँ 2 तरीके से, वेरी गुड। ये समझ में आया। समांगी आएगा एग्जाम में तो लिखा जाएगा, जब कभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक और उत्प्रेरक जब समान प्रावस्था में हो, है ना, समान, जब फिजिकल स्टेट क्या हो, समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण। ये समझ में आया सबको, तो कमेंट में यस लिखना है। ये सबको समझ में आ गया कि समांगी उत्प्रेरण किसको बोलते हैं, जब कभी भी रिएक्टेंट यानी अभिकारक और साथ ही साथ उसमें जो उत्प्रेरक यूज हो रहा है वो अगर समान प्रावस्था में। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना, प्लस O2 गैस। ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो हम लोग को पता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो ये हो रहा है NO गैस। तो आप यहाँ पे नोटिस करो, इस अभिक्रिया में नोटिस करो कि यहाँ पे अभिकारक का फिजिकल स्टेट क्या क्या है, तो अभिकारक का भौतिक अवस्था यहाँ गैस है, यहाँ भी गैस है, और उत्प्रेरक का भी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस है कि नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया। अभिकारक उत्प्रेरक प्रोडक्ट का अवस्था सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांगी उत्प्रेरक बोलेंगे, है ना। तो ये समझ में आ गया। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर दूसरा एग्जांपल आप बोल सकते हो, है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आया, समांगी उत्प्रेरण समझ में आ गया। जब अभिकारक और उत्प्रेरक समान फिजिकल स्टेट में होगा, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी समांगी अगर बात करें हम लोग, बी समांगी उत्प्रेरण, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था, जिसको हम लोग फिजिकल स्टेट बोल रहे हैं, PS, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं PS, है ना, क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे बी समांगी उत्प्रेरण कहेंगे, है ना, बी समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। इसका एग्जाम्पल कोई बता सकता है तुम लोग। ऑर्गेनिक का बहुत सारा रिएक्शन है, इनऑर्गेनिक का बहुत सारा रिएक्शन है, कोई बताओ तो कमेंट बॉक्स में। आप अपना घर नहीं बताए हो सर, अच्छा घर जाना है क्या मेरा मेरा घर बोकारो हुआ। बोकारो स्टील सिटी का नाम सुने हो, हाँ, बोकारो स्टील सिटी के बारे में जानते हो, चलो एड्रेस बता दिए।
समझ में आया। अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था भिन्न हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विसमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। इसका हम बोले कि उदाहरण बताना है, इसका उदाहरण बताइए आप। अमोनिया का बनना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। उदाहरण बोलेंगे तो अमोनिया, अमोनिया का हम लोग बोल सकते हैं जैसे कैसे, N2 गैस है ना। N2 गैस का रिएक्शन किसके साथ होता है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ होता है। अच्छा, कौन सा उत्प्रेरक होता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है हमको, है ना मुस्कान, कौन सा उत्प्रेरक बताना है हमको। ये बन गया अमोनिया, है ना। तुम बताएगी तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे हम, जल्दी से बताना है। वेरी गुड, मुस्कान को याद है, आयरन। अच्छा, कोई मॉलिब्डेनम भी लिखे हो ना वहाँ पे, मॉलिब्डेनम कौन लिखे हो, जो जिया। मॉलिब्डेनम बाबू वो नहीं होता, मॉलिब्डेनम क्या होता है, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर होता है ना। इसको हम लोग वर्धक या फिर उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं, और ये असली उत्प्रेरक होता है। इसको इंग्लिश में प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रमोटर। इस प्रमोटर का काम क्या होता है, तो इस प्रमोटर का काम होता है जो कैटलिस्ट डाला गया है उसके एक्टिविटी को बढ़ाना, है ना। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, और अगर कोई कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कैटलिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमोटर। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखना है इसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। इसका ये कौन सा है, देखो यहाँ पे गैस, यहाँ पे गैस, और यहाँ पे क्या आ गया, उत्प्रेरक आ गया सॉलिड। तो अलग अलग फिजिकल स्टेट है, तो जब अलग अलग फिजिकल स्टेट होगा तो उसको कौन सा बोलेंगे हम लोग, विसमांगी उत्प्रेरण। इतना तो समझ में आया, सबको समझ में आया। हाँ रवि सिंह 700 केल्विन, वेरी गुड। टेम्परेचर तुम याद करियो, अच्छा है। टेम्परेचर भी याद रखना है, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक, इतना दूर समझ में आ गया सबको। फिर से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, तो जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब हम लोग बोलेंगे या तो घटा भी सकता है या तो बढ़ा भी सकता है ना। घटाने और बढ़ाने दोनों वाला होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे हम लोग को घटाने की भी जरूरत होती है ना। घटाने की भी जरूरत होती है तो उसको उत्प्रेरक बोलेंगे। और ये जो फेनोमेनन हो रहा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्प्रेरण। उत्प्रेरण कितने तरह के, दो तरह का। कौन कौन सा बताना जल्दी से, किस किस बेसिस से बांटे थे हम लोग। ये कौन सा हम लोग क्लियर कर लिए, तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर क्लियर कर लिए। कौन कौन सा, समांगी और विसमांगी। समांगी किसको बोलेंगे, बोलना है, समांगी किसको बोलेंगे, जब अभिकारक और कौन, कैटलिस्ट। अभिकारक और कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक जब सेम होगा, सेम फिजिकल स्टेट में रहेगा तो उसको समांगी बोलेंगे। जब अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था भिन्न हो तो उसको क्या बोलेंगे, विसमांगी बोलेंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ बहुत सारा चीज़ नहीं करना। अच्छा, इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं ये भी बताए थे हम, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, नाम बताना है। हेबर प्रोसेस, है ना, हेबर प्रक्रम, हेबर प्रक्रम, है ना, हेबर प्रक्रम। ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी याद होगा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस याद है कि नहीं याद है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाते हैं हम लोग, यूथ एंड एजुकेशन बताना है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाते हैं हम लोग, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनाते हैं। चलिए ये हम लोग कर लिए किसके आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था के आधार के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, तो इसका बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म के आधार पे, क्रिया विधि, है ना, क्रिया विधि के आधार पे, क्रिया विधि के आधार पर। क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म के आधार पे। तो मैकेनिज्म के आधार पे अगर हम लोग बात किए थे तो हम बताए थे 4 तरह का होता है। चारों का नाम याद है, किसको इसको नाम याद है, बिना देखे, है ना, पीछे का स्लाइड नहीं देखना, पीछे बैक करके नहीं देखना, चारों का नाम बताना है। तो फटाक से जल्दी बताओ तो क्या क्या था, कौन कौन सा था चारों। हाँ आंसर आ गया मुस्कान का, नाइट्रिक एसिड, वेरी गुड। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोग अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, आपको पता होगा, NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो वो भी किस तरह का एग्जाम्पल है, वो प्लेटिनम के प्रेजेंस में होता है, तो वो भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, विसमांगी का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। तो क्रिया विधि के आधार पे बताना है हमको। क्रिया विधि के आधार पे कौन कौन सा था बताओ जल्दी से। पहला क्या नाम था, पहला का नाम जल्दी से बताओ कौन सा था, कमेंट बॉक्स में, भुला गए, याद नहीं है। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे, धनात्मक, इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट या पॉजिटिव कैटेलाइसिस बोल सकते हो। इसका नाम नेगेटिव कैटेलाइसिस,
नेगेटिव कैटालिसिस वाला में ही बोल रहे थे हम कि अभिक्रिया के दर को घटाने के लिए भी उत्प्रेरक का यूज करते हैं। और उत्प्रेरक का सबसे खास बात क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये कंज्यूम नहीं होता, जैसे जाएगा वैसे वापस निकल जाएगा ना। ये जस्ट लाइक मीडिएटर होता ना, दो गो शादी करवाने वाला मीडिएटर है ना, लड़का पक्ष लड़की पक्ष पकड़ा, शादी करवा दिया, हो सके तो वो ले भी लेता है, बहुत जगह क्या होता है पैसा ले लेगा। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। और तीसरा क्या था अनन्या बताओ, तीसरा क्या था, तीसरा का क्या था? तीसरा बोलते हम लोग ऑटो कैटालाइसिस। इसको हिंदी में क्या बोले थे, हिंदी में क्या लिखे थे हम, हिंदी में क्या लिखे थे? स्व उत्प्रेरण, है ना, स्व उत्प्रेरण। और एक क्या बताए थे, इंड्यूस्ड होता है, जिसको हिंदी में क्या बताए थे, हिंदी में क्या बताए थे? प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, है ना। अब पॉजिटिव कैटालाइसिस इसको बोलेंगे तो जिसमें अभिक्रिया के दर हमेशा बढ़ेगा, जिसमें अभिक्रिया का वेग अगर हमेशा बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ेगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटालाइसिस। जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन घटाने के लिए यूज होगा तो उसको नेगेटिव कैटालाइसिस। इस ऑटो कैटालाइसिस में क्या होता है, तो ऑटो कैटालाइसिस के केस में क्या होता है, जैसे जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें खुद एगो सेल्फ कैटलिस्ट आ जाता है ना। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं ना, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, याद है? ईस्टर में हम लोग मान लो इथाइल एसीटेट लिए, क्या लिए? इथाइल एसीटेट। फॉर्मूला क्या होगा बोलो? CH3 COO C2H5। इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर दिया, मैंने पानी के साथ रिएक्शन कर देंगे, क्या बनेगा बताना है हमको, क्या बनेगा बताओ जल्दी। इसका अगर हम लोग कर देंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमको बताना है। और ये केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन, हाँ बोल सकते हैं, वेरी गुड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला फटाक से, ये नहीं मालूम चल रहा है, जल्दी से। हाँ, COH का होल 2, वेरी गुड। हाँ, ज़्यादा एक ओ ज़्यादा आ गया है, ठीक है, लेकिन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो इसमें जो ये बनता है ना, ये एक सेल्फ कैटलिस्ट होता है। सेल्फ कैटलिस्ट होने के कारण ये रिएक्शन को बैकवर्ड भी ले जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप इस तरह से डबल एरो दे सकते हो। ये क्या करता है, ये H+ आयन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, जो क्या करता है, इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता है। तो ये जो स्पीसीज है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑटो कैटालाइसिस बोलेंगे। इस परिघटना को क्या बोलेंगे? ऑटो कैटालाइसिस। मतलब प्रोडक्ट का ही एक पार्ट क्या करेगा, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करेगा, है ना, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ठेल देगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा जो वो बताए है ना, ऑक्जेलिक एसिड का अगर रिएक्शन करते हैं हम लोग किसके साथ? पोटासियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो बनाता है, क्या बनाता है? तो उसमें जो मैग्नीज जो सल्फेट बनता है, यानी Mn2+ जो बनता है, वो वहाँ पे ऑटो कैटालाइसिस का काम करता है। इस चीज़ को याद रखना है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना दूर समझ में आया? पॉजिटिव कैटालाइसिस इसको बोलेंगे जिसमें अभिक्रिया का वेग क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बताना जल्दी से। घटेगा या बढ़ेगा? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा, क्या करेगा ये बताना है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ेगा? तो इसमें बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को ये घटा देता है। ये क्या करेगा, आपको अगर पूछता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है या पॉजिटिव कैटालाइसिस जो फेनोमेनन होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, तो आपको बोलना क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। और ये कैसे कर देता है नेगेटिव वाला में, तो बोलेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। नहीं समझ में आया? अरे एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कौन सा ऊर्जा, जल्दी से बताना है, कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगा, तभी क्रिया का दर जल्दी, है ना, जल्दी हो जाएगा, जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड जल्दी बन जाएगा। अच्छा, ऑटो कैटालाइसिस हो गया। एक होता है इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इंड्यूस्ड कैटालाइसिस कहने का मतलब क्या है कि किसी का जब से कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया को देख करके उसी का स्पीसीज क्या होता है, मोटिवेट होता है। जैसे अभी
क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो हो सकता है बहुत सारा कोचिंग वाला स्टार्ट कर दे ये भी हो सकता है या फिर क्विज अगर मान लो चल रहा है किसी क्लासेस में, मान लो कि हम ही लोग अब क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, तो हो सकता है बहुत सारा कोचिंग वगैरह क्विज का क्लास स्टार्ट कर दे, ये भी हो सकता है। तो वो क्या है, कंपटीशन की भावना आया है ना, वो भी कोचिंग चला रहे हैं, हम लोग भी कोचिंग चला रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ रिएक्शन में भी होता है, रिएक्शन में भी वही चीज़ होता है ना, रिएक्शन में भी वही चीज़ होता है। क्या लिखे हो, वैकल्पिक पाथ, हाँ वेरी गुड, ऑप्शनल पाथ प्रोवाइड करता है। ऑप्शनल पाथ जो प्रोवाइड करता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। इस चीज़ को हम लोग बता चुके हैं, ये यहाँ पे पढ़ाया गया है इस टाइप से, इस तरह से है ना। ये क्या करता है, कम इस तरह से बना देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया, एक अल्टरनेट पाथ दे दिया, इसको बताया गया है ना। तो इंड्यूस्ड कैटालाइसिस में क्या बोले हम, तो इसमें एक जो अभिक्रिया होगा, इसको हम अलग से यहाँ दिखा दे रहे हैं, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस को, वहाँ जगह नहीं था, यहाँ पे देख लो, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। पहले हमको बताना है कितने तरह का मैकेनिज्म के आधार पे, तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा, जल्दी से बताना है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा सेल्फ कैटालाइसिस या फिर ऑटो कैटालाइसिस, चौथा अभी हम लोग देखने वाले हो कौन सा है, इंड्यूस्ड। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बोल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हाँ प्रेरित, प्रेरणा ले रहे हैं हम लोग है ना, प्रेरित उत्प्रेरण। इसका एक एग्जाम्पल ये है ना, सोडियम सल्फाइड होता है, कौन होता है, सोडियम सल्फाइड, इसका रिएक्शन होता है सोडियम आर्सेनेट से, किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ये बना देता है Na2SO4 और Na2ASO3। अब देखो ये अभिक्रिया कैसे होता है, इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे तो इस तरह से होता है। देखो ये जो सोडियम सल्फाइड है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Na2SO4 बना देता है ना, सोडियम सल्फाइड अभिक्रिया करके बना दिया। अब इसको देखा देखी ये भी चाहता है कि हम अभिक्रिया करें, लेकिन बेचारा कर नहीं पाता है ना। तो ओवरऑल क्या होता है, फिर दोनों मिल करके अभिक्रिया कर लेते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये आपका नो रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नो रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया से ये जो है, ये उत्प्रेरणा लिया, मैंने प्रेरणा लिया है ना, और प्रेरणा लेने के बाद फाइनली जब ऑक्सीजन के साथ इसका नहीं बना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब एक ऑक्सीजन बच गया, तो उस केस में यह अभिक्रिया किया है ना। मतलब ये जो रिएक्शन है, इसके लिए एक तरह का मोटिवेशन हो गया, इसीलिए फाइनली ये अभिक्रिया हो पाती है। यहाँ ऑक्सीजन जो दो को दिख रहा है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ है ना, O2 है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन चला गया इसके पास, एक ऑक्सीजन आ जाता है इसके पास, तो ये प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे 4 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना दूर समझ में आया। इसके बाद हम लोग अगर आगे बात करेंगे है ना, टाइम है ना अभी, एक बात कर लेते हम लोग, कैटालाइटिक प्रमोटर। कैटालाइटिक प्रमोटर समझ में आया था कि नहीं आया था, यस सर। एक और एग्जांपल, KMnO4 का रिडक्शन, इंड्यूस्ड HgCl2 का रिडक्शन, अच्छा वेरी गुड, हाँ ठीक है, यस सर, आयुष समझ में आ गया। कैटालाइटिक प्रमोटर किसको बोलेंगे, तो कैटालाइटिक प्रमोटर के बारे में अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम डिस्कस किए थे है ना, अमोनिया वाला, जो अमोनिया बना रहे थे हम लोग हेबर प्रोसेस से, उसमें मोलिब्डेनम जो यूज कर रहे थे वो कैसा था, प्रमोटर का काम कर रहा था। मोलिब्डेनम का जो यूज कर रहे थे वो किसका काम कर रहा था, वो प्रमोटर का काम कर रहा था। प्रमोटर का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमोटर का काम क्या है, ये एग्जाम में पूछता है, तो ये आपको सिंपली बोलना है कि ये उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक के सक्रियता को बढ़ाने वाला जो पदार्थ होगा, जो रासायनिक पदार्थ होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बढ़ाने वाला जो रासायनिक पदार्थ होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्धक। अच्छा चूरन है
वर्धक, इसको उत्तेजक, उत्तेजक भी बोलते हैं ना, उत्तेजक भी बोलते हैं, वर्धक या उत्तेजक दोनों बोलते हैं। तो प्रमोटर कौन सा हो गया बताना है। प्रमोटर किस तरह का पदार्थ हो गया, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएगा, है ना, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएगा उसको क्या बोलेंगे, वर्धक। अब इसका अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, जैसे वेजिटेबल ऑयल से घी बनना, वेजिटेबल ऑयल से जो घी बनता है तो किसके सरफेस में बनता है बताओ, कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग, पढ़े होगे ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हम लोग। वेजिटेबल ऑयल से घी बनना, इसमें कौन सा उत्प्रेरक हम लोग लेते हैं, कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, जल्दी बताना है, पता है, निकल का यूज, है ना। तो ये आपका उत्प्रेरक है, और इसको कौन इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो कॉपर और टेलुरियम नाम का एलिमेंट होता है, टेलुरियम, कॉपर और टेलुरियम, कॉपर या टेलुरियम जब यूज कर देते हैं इसमें हम लोग, तो ये क्या करता है, इसके एक्टिविटी को बढ़ाता है, और ये फाइनली क्या कर देगा, वेजिटेबल घी जो होगा जल्दी बना देगा, ठीक। निकेल, प्लेटियम और प्लेटिनम, वेरी गुड। अच्छा, निकेल, प्लेटियम और प्लेटिनम किस ग्रुप का है ये भी बता दो थोड़ा सा हमको, याद है कि भूल गए, इसको बताए थे क्लास में हम, निकेल, प्लेटियम और प्लेटिनम किस समूह में आता है, इसको बताना है, कमेंट बॉक्स जल्दी टाइप करो, है ना। निकेल, प्लेटियम, प्लेटिनम, ग्रुप 28, ग्रुप 28 कहाँ से हो जाएगा ग्रुप समूह की संख्या तो 18 ही है ना, उसी में से होगा, 1 से 18 के बीच में होगा आंसर, उसका परमाणु संख्या नहीं बताना हमको, हम उसका समूह बताना है। जैसे समूह 1 में कौन रहता है, हलीना कर रब से फरियाद, पढ़े हम लोग, हलीना कर रब से फरियाद, है ना, तो ये हो गया ग्रुप 1, समूह 1 जिसको बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से निकेल, प्लेटियम और प्लेटिनम जो होता है ये किस ग्रुप में आएगा, दीप्ति बोल रही है 3 का ए, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक से बताओ, ग्रुप निकालने भूल गए तो लोग ग्रुप निकालने के लिए बताए थे, देखो बता देते हैं, भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी भूल जाते हैं कभी कभी। निकेल है, निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से बताओ, ये तीनों एक ही ग्रुप का आदमी है ना, हलीना को रूबी से फ्रेंडशिप, अच्छा ठीक है, फ्रेंडशिप हो गया हलीना को, ठीक है निकेल का क्या होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर हम लोग बोलते हैं, परमाणु संख्या 28 बोल रहे हैं, ठीक है, आर्गन है ना 4s2 और 3d8 ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो क्या बताए थे समूह निकालने के लिए, इसमें s का इलेक्ट्रॉन और d का इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ देना है, कौन वाला है s का, ये वाला s जो वैलेंस सेल में यूज होगा, है ना, मतलब नोबल गैस के बाद जो ऐसा आएगा, या नहीं समझ में आ रहा है तो d का जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा अब +2 जोड़ देना है, d का इलेक्ट्रॉन कितना है 8 + 2 कितना हो गया 10, समूह कितना निकल के आ गया 10, अनन्या का आंसर आ गया। चलो तो और एक चीज याद रखना है, उत्प्रेरक में बेसिकली हम लोग देखते क्या है कि जो ग्रुप संख्या यानी समूह 5 से लेकर 11 तक ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो सारे एक्टिव रहेंगे, कितना से कितना बोले हम, ग्रुप याद रखना 5 से लेकर 11, और ये 10 वाला तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, 10 वाला जो है समूह संख्या 10 वाला वो कुछ ज़्यादा एक्टिव आपको याद रखना है। निकेल, प्लेटियम, प्लेटिनम आपको हर जगह मिलेगा। निकेल के केस में एक और रिएक्शन पढ़े थे हम लोग, याद होगा, सेवेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन, याद है, किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, सेवेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन क्या था, नहीं है तो ये होमवर्क रहेगा, सेवेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन ये 11 में भी था और 12 में भी पढ़ना है, यस सर 10 होगा, ठीक है। ग्रुप निकालने सीख गया ना, चलो डी ब्लॉक का कुछ पार्ट पढ़ लिया हम लोग, ग्रुप निकालने भी सीख गए, ठीक। तो प्रोमोटर समझ में आया, प्रोमोटर क्या करेगा, प्रोमोटर का काम बताओ क्या है, प्रोमोटर का काम किसके एक्टिविटी को बढ़ाएगा, कैटलिस्ट का कि रिएक्टेंट का एक्टिविटी को बढ़ाएगा, किसके एक्टिविटी को बढ़ाएगा प्रोमोटर, कैटलिस्ट का या हाँ एल्किन का हाइड्रोजनेशन, अच्छा वेरी गुड, याद है थोड़ा थोड़ा, है ना यूथ एंड एजुकेशन रवि है क्या, कौन है, नया लड़का, अच्छा अच्छा ठीक है।
क्या बोल रहे थे हम? हाँ, प्रमोटर्स का काम आपको समझ में आया? इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है इतना दूर? कैटलिस्ट हम बताएं सर? अच्छा, तुम भी बताई है, विनीत 10 होगा, ठीक है। कैटलिस्ट का शक्ति बढ़ेगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन सा? पॉइजन। पॉइजन मतलब उत्प्रेरक विष बोलते हैं इसको, है ना, जहर है, उत्प्रेरक का विष, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैटेलाइटिक पॉइजन, कैटेलाइटिक पॉइजन। तो प्रमोटर क्या कर रहा था? कैटलिस्ट को प्रमोट कर रहा था, है ना, पीठ थपथपा रहा था। ई क्या करेगा? टांग खींचेगा। टांग खींचने का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ये या तो खत्म करेगा या नष्ट ही कर देगा। मतलब या तो उसकी एक्टिविटी को घटा देगा। किसकी एक्टिविटी को? उत्प्रेरक के, है ना। तो उत्प्रेरक की सक्रियता, सक्रियता को कम करने वाला या नष्ट करने वाला, कम करने वाला या नष्ट करने वाला, या नष्ट करने वाला पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलना है, करने वाला पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक विष। ये समझ में आ रहा है? उत्प्रेरक विष किसको बोलेंगे? जो कैटलिस्ट के शक्ति घटा दे। हाँ, वेरी गुड, जो कैटलिस्ट की शक्ति को घटा दे, कैटलिस्ट का पैर पकड़ के खींचेगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेलाइटिक पॉइजन बोलते हैं। इतना दूर क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या देंगे बताना है हमको, है ना। कोई एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें हम लोग कैटलिस्ट के एक्टिविटी को घटाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर वाला याद है? रिएक्शन बताए थे हम, D2O, है ना। D2O का काम क्या था? वो आपके रिएक्शन के रेट को घटा रहा था, रिएक्शन के रेट को घटा रहा था। उसी तरह से जैसे अमोनिया का जब, है ना, अमोनिया जब हम लोग बनाते हैं, अमोनिया जब बनाते हैं N2+3H2, तो इसमें हम लोग आयरन डालते हैं और साथ में मॉलिब्डेनम डालते हैं, और H2S भी डाला जाता है। ये H2S का काम क्या होता है? इसके रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करना, है ना। मतलब अभिक्रिया का, चूंकि आप पढ़े होगे इसमें डेल्टा H का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव मतलब क्या बताया था, याद है? रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो H2S का यहाँ जो काम है ना, H2S जो है ये एक तरह का विष का काम कर रहा है। ये इसका एग्जाम्पल लिख लेना है ना। उत्प्रेरक विष के रूप में किसका यूज करते हैं हम लोग? उत्प्रेरक विष के रूप में H2S का यूज करते हैं अमोनिया के प्रोसेस में, या कहीं कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यूज करें H2S के जगह, साथ साथ यहाँ पे CO का भी। आइए क्वेश्चन भी, NCERT का क्वेश्चन भी है, इस CO को कैसे हम लोग निकालते हैं? CO को कैसे निकालते हैं? ये CO कहाँ से आया पता है? हाँ, ऊर्जा निकलेगा ऊष्माक्षेपी, वेरी गुड, H2S इन हेबर प्रोसेस, ठीक है। ये CO कहाँ से आया हमको ये बताना है। जैसे ये CO कहाँ से आया आपको पता होगा, ये CO कहाँ से आया तो वो भी बता देना है। ऊष्माक्षेपी, ठीक है। देखो ये जो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ लिखे ना, ये हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है कहाँ से? जब CH4 को हम लोग फैक्ट्री में जब बनता है तो निकल के उस परिस्थिति में ये CO+3H2 बनता है ना, इस तरह से। तो ये CO को हटाने का काम करने के लिए, इस CO को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपका अभिक्रिया करवाएंगे। ये CO वहाँ से आता है, तो ये किसका काम कर रहा है? ये CO किसका काम कर रहा है? तो ये CO काम कर रहा है विष के रूप में, उत्प्रेरक विष के रूप में। हम क्या बोले, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो ये हाइड्रोजन यहाँ से आता है। इंडस्ट्री में मीथेन गैस को जब हम लोग मीथेन गैस से कन्वर्ट कर रहे होते हैं, CO+H2 बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ ही ये गैस आ जाता है। इस गैस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CO का मतलब CO एक तरह का विष के रूप में यहाँ काम करता है, तो इसको हटाया जाता है वहाँ से, ठीक। इसके बाद अगर बात करें हम लोग सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा? सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सिलेक्टिविटी का मतलब समझ में आता है? सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, अच्छा एक मिनट, सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट,
बोला जाता है कि उत्प्रेरक जो होते हैं बहुत सेलेक्टिव नेचर के होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब कि एक ही उत्प्रेरक जैसे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में अलग अलग उत्पाद देता है। जैसे निकेल अभी हम लोग बनाएंगे ना, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाए तो उसमें भी निकेल डाले थे हम लोग। हाइड्रोजिनेशन के लिए भी निकेल डाला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो वहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा। जैसे CO प्लस H2, क्या बोले हम, CO प्लस H2, इसको कौन सा गैस बोलते हैं ये बताना है हमको। CO प्लस H2 को कौन सा गैस बोलते हैं। यहाँ भी CO प्लस H2 ही है ना। यहाँ पे एक जगह हम लोग डाल रहे हैं निकेल, एक जगह डाल रहे हैं कॉपर। देखो दोनों ही केस में अभिकारक क्या है, अभिकारक सेम है, कैटलिस्ट अलग कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट क्या एक बनेगा, हमको ये बताना है। यहाँ पे और यहाँ पे प्रोडक्ट एक बनेगा, उत्पाद एक बनेगा, क्या अलग अलग बनेगा, सो बताओ। किसी को पता है तो बताना है। CO प्लस H2 को अगर निकेल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, और अगर कॉपर के साथ गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर है CO, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। हाँ यस सर, एग्जाम्पल जियोलाइट। जियोलाइट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जियोलाइट एक होता है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट होता है, इसका हनीकॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हमको ये बताना है। हाँ सेलेक्टिविटी का तुम एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा। यहाँ पे इसका आइडिया है CO प्लस H2 जब मिलता है तो यहाँ बनेगा CH4 प्लस H2, और जब ये बनेगा तो यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। यानी कहने का मतलब क्या है कि अभिकारक दोनों ही जगह सेम था। आप रिएक्शन को बैलेंस कर देना, बैलेंस नहीं किए हम। अभिकारक दोनों ही जगह पे CO और H2 हैं। इसका नाम हम पूछे थे कि क्या नाम होगा इसको। अगर 11th बढ़िया से पढ़े होगे तो बता सकते हो इसको। 11 अगर बढ़िया से कोई पढ़ा है तो बता सकते हो। वाटर गैस का नाम सुने हो तुम लोग, वाटर गैस, इसको वाटर गैस बोलते हैं, ठीक। CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं, वाटर गैस। अच्छा, एक इसी से जुड़ता है ना, मिलता जुलता आपको है। इतना पे आपका कैटालिसिस खत्म है, लेकिन उसमें एक थ्योरी भी आपको पढ़ना है ना। थ्योरी छोड़ दें ना, बताएं हैं, नहीं पूछता, देख लिया आप देखो इसके, हाँ अच्छा, नोट्स में भेज दिए थे, नोट्स में भेजे थे कि नहीं। अच्छा छोड़िए, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े बता लो, अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं हम लोग। उत्प्रेरक पढ़ लिए। उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक, और घटाता भी। घटाता वाला भी देखें हम लोग, बढ़ाता हुआ भी देखें। और उसको अगर उत्प्रेरक को हम लोग बात करें तो दो तरह से बांटते हैं। पहला कौन सा, भौतिक अवस्था के आधार पर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, समांगी उत्प्रेरक। दूसरा क्या बोले थे हम लोग, विसमांगी। समांगी विसमांगी किसको बोलेंगे, बताना है जल्दी से। जिसका फिजिकल स्टेट, अभिकारक और उत्प्रेरक का अगर फिजिकल स्टेट यानी प्रावस्था अगर सेम रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, समांगी। और अगर अभिकारक और उत्प्रेरक का प्रावस्था यानी फिजिकल स्टेट भिन्न हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। क्या बोलेंगे, भुला गए, हाँ ना, पीछे वाला जो है ना स्लाइड खत्म कर देना। उसको विसमांगी बोले थे, बताया ना। अगर मान लीजिए अलग अलग फिजिकल स्टेट में है तो विसमांगी, नाम से पता चला, विसमांगी। समांगी, समांगी माने समान, विसमांगी माने अलग। अकल बी का मतलब और एक चीज बताए थे हम, रिमूवल होता है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें भौतिक क्रियाविधि के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर चार तरह का, कौन कौन सा बताए थे। पहला धनात्मक कैटलिस्ट। धनात्मक कैटालिसिस में क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो उसमें बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, वो घटा देता है। और ऋणात्मक कैटलिस्ट में क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देगा। तीसरा क्या बताएं, सेल्फ कैटालिसिस। उसमें क्या होगा, तो जो एक अभिकारक से जो उत्पाद बना, अभिकारक अभिक्रिया करने के जो उत्पाद बना, उसमें से एक खुद उत्पाद जो है वो सेल्फ कैटलिस्ट का काम करता है, वो अभिक्रिया को बैकवर्ड करेगा। और एक बताएं प्रेरित उत्प्रेरण, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। उसमें क्या होगा, तो एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे के लिए मोटिवेशन का काम करता है। बस इतना पढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोग अभी क्या देखें, तो एक देखें कैटालिटिक प्रमोटर और एक देखें कैटालिटिक पॉइजन, यानी उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा क्या बोले, उत्प्रेरक विष। तो विष का काम क्या है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाना, और वर्धक का काम क्या है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना। इतना दूर सबको समझ में आ गया होगा हमको लगता है।
इतना दूर तक में किसी को अगर कोई डाउट है अभी तक आज के क्लास में तो पूछ लेना हमसे। कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ। एंजाइम तो वही चीज़ है, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड वाला थ्योरी है, एंजाइम से ही आ जाएगा वो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। यस सर समझ गए, वेरी गुड, मुस्कान को समझ में आ गया। और किसी को समझ में आ गया? यस कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करना है कि और किसी को कोई दिक्कत है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इंजाइम्स जो बायोमॉलिक्यूल तुम लोग पढ़े होगे है ना, J1U इंजाइम क्या होता है सबको पता है ना? इंजाइम के बारे में थोड़ा सा कुछ पता है, बताना हमको। इंजाइम क्या है, व्हाट इज इंजाइम? रवि सर, ठीक, रवि बोला ठीक है। दीप्ति यस सर। इंजाइम क्या होता है बताओ, व्हाट इज इंजाइम? अनन्या बोली समझ में आ गया, यस सर ठीक है। और बताओ जल्दी जल्दी, मतलब यहाँ तक सबको दिक्कत, मैंने दिक्कत नहीं है, मैंने सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़े हम लोग, चलो। इंजाइम्स, इंजाइम क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये बोला जाता है कि एक, बंद हो गया क्या? ये कैटलिस्ट होता है। कौन सा कैटलिस्ट होता है? तो हम लोग बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इंजाइम पाया जाता है, और अगर वो इंजाइम अगर नहीं रहा हमारे बॉडी में, तो आप लोग जो एक दिन का खाना खा रहे हो या एक टाइम का जो खाना खा रहे हो, एक टाइम का जो हम लोग खाना खाते हैं, उसको माना जाता है कि अगर वो इंजाइम नहीं रहे हमारे बॉडी में तो उसको 50 ईयर्स लग जाएंगे पचने में। मतलब कमाने धमाने वाला कहानी खत्म। बोला जाता है कि हम लोग पेट के लिए काम कर रहे हैं, माने अगर बॉडी से इंजाइम निकाल दे तो हम लोग का खाना खाने मतलब भूखे नहीं लगेगा फिर, क्योंकि पचेगा नहीं। तो इंजाइम का इतना रोल होता है कि वो क्या करता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको वो पचाने का काम करता है। क्या करता है? पचाने का काम करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करेगा। हाँ, जो पाचन की शक्ति को बढ़ा देता है। वेरी गुड। बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है। और इंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है कि नहीं होता, ये बताना है हमको। इंजाइम इज प्रोटीन और नॉट? इंजाइम प्रोटीन है या नहीं है? इंजाइम इज ए प्रोटीन और नॉट? यस सर ठीक रहेगा वो, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है, बहुत अच्छा। चलो, इंजाइम एक प्रोटीन है कि नहीं है? आपको याद रखना है, इंजाइम एक प्रोटीन ही होता है ना। मैक्रो मॉलिक्यूलर मतलब बहुत बड़ा प्रोटीन, मैक्रो मॉलिक्यूलर प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन किससे बना होता है ये बताओ हमको। प्रोटीन का मोनोमर्स क्या होता है ये बता देना हमको। प्रोटीन का मोनोमर्स क्या होता है? याद है? अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड आपको याद रखना है। इसी के रिपीटिशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनते हैं। तो इंजाइम एक बायो कैटलिस्ट, अगर इंजाइम के बारे में लिखने के लिए आता है तो क्या बोलेंगे? इंजाइम एक जो होता है बायो कैटलिस्ट होता है, जो नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? अमीनो एसिड, वेरी गुड, आंसर आ गया था, ठीक, वेरी गुड। तो इंजाइम एक मैक्रोमोलेकुलर प्रोटीन होता है जिसका मोनोमर हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड। इसी के रिपीटिशन से प्रोटीन बनता है ना। और ये बायो कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये इंजाइम काम कैसे करता है? तो इसको लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। लॉक एंड की मॉडल से हम लोग इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? इंजाइम को ई से लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे एस लिख रहे हैं। ये हो गया इंजाइम, और इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। माने एक तरह का समझ लो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक की तरह ही होता है। तो ये क्या करता है? इंजाइम जब अभिकारक से मिलता है, इंजाइम जब अभिकारक से मिलता है मतलब जो खाना खाएं उससे मिलता है, तो शुरू में ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है। शुरू में ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है। ये क्या बनाता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है ये बताओ? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। और इसी इंटरमीडिएट कंपाउंड को बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी लगता है, कहाँ से? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो अतिरिक्त ऊर्जा लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सक्रियण ऊर्जा। देखो, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके जब पढ़ोगे तो वो सारा चीज कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा। क्या है? अच्छा, चश्मा, ठीक है। हम लोग क्या किए, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है, और ये वाला
सक्रियण ऊर्जा भी केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा, और इंजाइम जो है, इंजाइम को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? बायोमोलिकुल्स में। तो जब कभी भी तुम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करते हो तो तुम्हारे दिमाग की याददाश्त यानी पावर बढ़ेगा और तुम लिखने का स्किल वहाँ पर डेवलप कर पाओगे। कंसेप्ट बनाना है ना, कंसेप्ट बन जाएगा तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो इसमें जो हम लोग एक चीज़ अभी है ना, समांगी उत्प्रेरण जो पढ़े हैं, तो समांगी उत्प्रेरण में एक मैकेनिज्म है, उसी को हम लोग यही बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी बोलता है। वो क्या बोलता है कि जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे, अभिकारक और उत्प्रेरक जब मिलेगा तो अभिकारक और उत्प्रेरक मिलकर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड जब दूसरा अभिकारक से मिलता है तब जाके ये क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा, बोला है ना। चलो हम दो चीज़ कवर कर दिए यहाँ पे, हम दो चीज़ यहाँ कवर किए। समांगी उत्प्रेरण में आपको एक पढ़ना था इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या बोलता है कि जैसे कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लो हम ये यहाँ पे लिख दे रहे, एक पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना, A प्लस बी, ये क्या है? A प्लस बी एक अभिकारक है। यहाँ पे C मान लो कैटलिस्ट है, C मान लो क्या है? कैटलिस्ट है, और मान लो इसका प्रोडक्ट मान लो बन रहा है AB। तो इसका मैकेनिज्म कैसे लिखता है? उसमें बोलता है कि ये जैसे अभिकारक नंबर 1 है, ये अभिकारक नंबर 2 है, और ये मेरा उत्पाद है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या बोलता है कि इसमें से कोई एक अभिकारक, जैसे A और B में से मान लो कोई ले लो, मान लो यहाँ A ले रहे हैं, A और A को कैटलिस्ट C, ये मिल के बनाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। मान लो AC बनाया, ये बनाया इंटरमीडिएट कंपाउंड, समझ में आ रहा है। और AC जब क्या करेगा? दूसरा अभिकारक, पहला अभिकारक यहाँ पे ये पहला अभिकारक हो गया, दूसरा अभिकारक B से जब मिलेगा तो ये बनाएगा AB, है ना। और C जैसे गया था वैसे वापस आ जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक का काम यही होता है ना, जैसे जाना वैसे ही वापस आ जाना, अभिक्रिया करवा के अपना काम खत्म करना। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। चलो ये नया चीज़ आप लोग समझ लो। इंजाइम वाला कहानी भी इसी तरह से होता है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसको कौन सा थ्योरी बोलेंगे हम लोग? इंजाइम वाला रिएक्शन का एग्जाम्पल। अच्छा, इंजाइम वाला रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, है ना, हड़बड़ा रहा नहीं है, वो मिलेगा। ये समझ में आया? NIPT-PD, NIPT-PD क्या है ये? ये इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी समझ में आया? मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी सिंपली यही बोला कि दो अभिकारक किसी उत्प्रेरक के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करेंगे तो एक बीच में कंपाउंड बनेगा जो बहुत कम समय के लिए बनता है, जो बहुत कम समय के लिए बनता है। तो बहुत कम समय के लिए बनता है तो वो फाइनली क्या होता है? मतलब हम लोग कम समय के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये क्या होता है ना, तो हम लोग बोलेंगे अस्थायी होता है। तो फिर से ये अस्थायी मॉलिक्यूल दूसरा उत्प्रेरक के साथ मिलकर के ये बना देता है। ठीक, इतना दूर सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? मुस्कान, अनन्या, दीप्ति, आयुष, जल्दी बताना है, इतना दूर सबको समझ में आया? इतना दूर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। जैसे ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है, कौन सा एंजाइम की उपस्थिति बनता है? ग्लूकोज से। अगर बात करें हम ग्लूकोज से, हाँ पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ग्लूकोज, एरो दे देगा यहाँ पे, और यहाँ बना देगा इथेनॉल, और ऑप्शन दिया रहेगा, मान लो ऐसे, हम ऑप्शन चलो मान लो दे दिए। पहला ऑप्शन इन्वर्टेज, दूसरा माल्टेज, तीसरा जाइमेज, चौथा नन। चलो जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? चलो, ग्लूकोज से इथेनॉल बनाना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है ना? ग्लूकोज से, हाँ दीप्ति का आंसर आ गया, वेरी गुड। स्टीफन रिएक्शन, अच्छा स्टीफन रिएक्शन, इन्वर्टेज। मुस्कान का आंसर सी। चलो जल्दी ले अपना अपना आंसर सब लिखो, टाइप करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। आयुष का आंसर, हाँ सही ऑप्शन यही है, ठीक है, जाइमेज। जाइमेज इज द करेक्ट आंसर, जाइमेज इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो रवि का सही हो गया, नन्या का सही हो गया, मुस्कान का सही हो गया, ठीक है, अंकित का भी सही है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ये चीज़?
तो इंजाइम कैसे अभी क्रिया करता समझ में आ रहा है? इसको लॉक एंड की मॉडल से दिखाया गया है ना, इस तरह से आप देख सकते हो है ना, बुक में ये बनाया गया है इस टाइप से। ऐसे है, ये मान लो कोई अभिकारक है और इस तरह से बनाता है, इस तरह से ये इसमें जाके शुरू में मिलेगा, तो मिल के कुछ इस तरह से बनाएगा है ना, इस तरह से बनाता है, ये पूरा पैक हो जाएगा, इसी को इंटरमीडिएट कहेंगे हम लोग, फिर फाइनली जाकर प्रोडक्ट बन जाता है। बुक में वो बहुत बढ़िया ढंग से बनाया, इसको हम लोग लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। चलो और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, है ना, जैसे मान लो अगर पूछा जाए है ना, यूरिया से अमोनिया का बनना, यूरिया से अमोनिया का बनना, उसमें कौन सा, यूरिया से अगर अमोनिया बन रहा है तो कौन सा इंजाइम या कौन सा कैटलिस्ट लगेगा यूरिया से इंजाइम? चलो ऑप्शन यही रहेगा इसमें, एक हम यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन पे चेंज पकड़ ला बना दोगे तो यूरिया से, हाँ डायरेक्ट आंसर है ना, यूरिया से यूरियाज लगता है, याद रखना। अच्छा माल्टोज रहेगा तब, हम लोग माल्टोज है ना, और माल्टोज से ग्लूकोज बनाते हैं हम लोग, माल्टोज से 2 मोल ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है बताना है हमको। ऑप्शन नंबर ए इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर ए इन्वर्टेज, ऑप्शन नंबर जी माल्टेज, ऑप्शन नंबर सी जाइमेज, हाँ हाँ चलिए को डायस्टेज लिख दे रहे हैं। चलो जल्दी बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो आंसर आ गया, हाँ रवि का आंसर आ गया बी, वेरी गुड। अच्छा बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े हो, ठीक है। तो एंजाइम का कहानी समझ में आ गया, इतना दूर क्लियर है। कोलाइड्स में चले अब आगे, क्या आज इतना रहने देख, 1 घंटा हो गया क्या? ये समझ में आ गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो तो कैटालाइसिस में आपको इतना ही पढ़ना है। हम बोले तो शुरू में कि इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या, एडजॉर्प्शंस, सेकेंड पार्ट में कैटालाइसिस, और थर्ड पार्ट में आपको कोलाइड्स पढ़ना है। तो हम लोग ये दोनों पार्ट खत्म कर चुके हैं, अब ये वाला पार्ट बचा है, ठीक। पहला पार्ट एडजॉर्प्शंस, एडजॉर्प्शंस में हम लोग कहानी शुरू में ही बात की है, बहुत सारा चीज़। कैटालाइसिस का तो हम लोग क्विक रिवीजन भी 2-3 बार लग रहा है, कर ही लिए क्लास में, है ना। अब बचा कोलाइड्स। तो कोलाइड्स का कुछ आइडिया किसी को है तो बताना है हमको, व्हाट इज कोलाइड्स। अगर को पूछेगा आगे चलिए सर, हाँ आगे जा रहे हैं हम लोग हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। कोलाइड्स क्या होता है बताना है, किसी को कोई आइडिया है? हम लोग जो शुरू वाला चैप्टर पढ़ते हैं बिलियन, सेकेंड चैप्टर जो बिलियन है, वो किसका पार्ट है आपको पता है? वो किसका पार्ट है वो बिलियन? हम लोग एक्चुअली जो बोलते हैं सॉल्यूशन का पार्ट होता है ना। सॉल्यूशन में 3 तरह का होता है। सॉल्यूशन कितने तरह से बांटा गया है? 3 तरीके से बांटा गया है। इसको हम लोग, एक को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू सॉल्यूशन। एक को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक। हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? हाँ ट्रू सॉल्यूशन, सच्चा सॉल्यूशन, सच्चा विलियन सच्चा विलियन। तो इसी के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, बिहार बोर्ड में। और अगर सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है तो उसको पहला चैप्टर पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री तो सीबीएसई में हम लोग 2-3 साल से पढ़ा ही नहीं रहे, है ना। ये बिहार बोर्ड में है, सीबीएसई में नहीं था। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं। और सस्पेंशन क्लास 9 में पढ़ चुके, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं ज़रूरत है, आपको 12 में नहीं पढ़ना है। 12 में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बड़ा आइडिया होगा। तो कोलाइड किसको बोलेंगे बताना है। वीडियो रुक गया सर, अरे वीडियो रुक गया, इसमें तो दिखा रहा है, यहाँ रुका है लेकिन